सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने करने वाले हैं ग्रेविटेशन, जिसके टोटल 22 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट 2023 जेईई मेंस में, राइट। कुछ सवाल यहाँ पे आपको काफी कॉन्सेप्चुअल भी थे, तो ध्यान से इसको अपने यहाँ पे करेंगे। और आपको इसको कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपको ये प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करना है। इससे पहले टाइम बाउंड मैनर में 22 सवाल है, इसका मतलब है कि आप इसको 40 से 45 मिनट्स का समय देंगे और इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे। चैप्टर को पहले रिवाइज कीजिए, यहीं से रिवाइज कीजिए और फिर इसके इस वाले पीवाईक्यू को कीजिए। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तो भैया लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सभी चैप्टर वाइज पीडीएफ को 2023 अप्रैल अटेम्प्ट को अपलोड किया जा रहा है, वहां से उसे डाउनलोड कीजिए और टेस्ट के फॉर्मेट में दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं एंड लेट अस सी। अच्छा, एक और जरूरी इंफॉर्मेशन, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का ही यहाँ पे पीवाईक्यू है। यहाँ पे 2020, 2021, 2022 के दोनों अटेम्प्ट और 23 के जनवरी अटेम्प्ट, यानी कि आपको 4 साल के एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड वेरी थरली, राइट, एक्सप्लेनिंग ऑल द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है, जिसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, उस चैप्टर के प्लेलिस्ट को खोलिए और आपको सारे वीडियोस वहां पे सीक्वेंशियल मैनर में मिल जाएंगे। चले, बढ़िया है। अच्छा, अगर यहां तक सुन लिया है तो वीडियो को है ना लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला सवाल है। यहाँ पे सर 6 का मतलब होता है 6 अप्रैल को पूछा गया था और 1 का मतलब है कि सर मॉर्निंग में पूछा गया था, यानी कि शिफ्ट 1। सवाल में आपसे क्या कह रहा है, अ प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ अर्थ, इट्स एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, an object weighing W on the earth will weigh on that planet how much, right? अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या है, देखिए प्लैनेट पे आपका जो भी बॉडी का मास है वो तो फिक्स रहता है। आप चाहे प्लैनेट ए पे हो, आप चाहे प्लैनेट बी पे हो, आपका मास तो सेम रहता है। तो सर वेट क्या डिसाइड करता है, वेट आपको डिसाइड करता है, अगर ये मेरा बॉडी था तो वेट आपको होता है बेसिकली m इंटू जी। अब लेकिन यहाँ पे सवाल में आपको कैच क्या है, कैच ये है कि आपको कहता है कि भैया दोनों ही प्लैनेट का डेंसिटी सेम है। इसका मतलब आपको जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको मास भी चाहिए, आपको अपने फॉर्मूले में रेडियस नहीं चाहिए। तो पहले तो भैया ये फॉर्मूले को कन्वर्ट करो किसमें, डेंसिटी के टर्म्स में, और रेडियस को हटाना है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आपका जो डेंसिटी होता है दैट इज योर मास बाई वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू योर मास। ठीक है सर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दोनों प्लैनेट के लिए सेम है, यानी कि सर डेंसिटी हमारा दोनों प्लैनेट के लिए कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब सर जो मास है ना वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है इस वाले केस में हमारे लिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर आर इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1/3। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ग्रेविटी जो होगा, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन आर स्क्वायर, और आर किसके प्रोपोर्शनल है, m टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था तो ये आपको 2/3 हो जाना है, विच मीन्स ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1/3। बस इसी रिलेशन का हमें इंतजार था। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमसे कहता है कि भैया प्लैनेट हैज डबल द मास, राइट। तो यानी कि यहाँ पे जो आपको वेट होगा, अगर उसे हम डब्ल्यू प्राइम कह दे, सो मास इनटू ग्रेविटी होगा। और इस वाले प्लैनेट के सरफेस का जो ग्रेविटी होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस वाले का जो आपका ग्रेविटी होगा जी प्राइम, वहाँ पे आप देखो मास को डबल कर देना है। अगर आपने मास को डबल कर दिया सो 2m होल टू द पावर 1/3, यानी कि सर आपका 2 बाहर निकल आएगा और यहाँ पे आपको 1/3 है, विच मीन्स आपको जो नया ग्रेविटी है दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर 1/3 ऑफ द पुराना धरती पे जो ग्रेविटी था। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा 2 टू द पावर 1/3 इंटू जी। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये भैया 2 टू द पावर 1/3 और mg आपको धरती वाला वेट है, यानी कि सर जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा आपका, 2 टू द पावर 1/3 इंटू डब्ल्यू। क्लियर है सर एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में हमसे कहता है कि अर्थ हैज एटमॉस्फेयर वेयर एज मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। तो भैया ये एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, आपको ये बिल्कुल सही जवाब है कि सर
धरती पे तो एटमॉस्फेयर है, आपको दिख रहा है, लेकिन चांद पे, चंद्रमा पे आपको कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका सिंपल सा कारण क्या होता है? इसका कारण होता है एस्केप वेलोसिटी से संबंधित। तो ये मेरे पास मून का सरफेस हो गया है और ये अपने पास धरती का सरफेस है। तो भैया धरती के मास के वजह से यहाँ के गैस मॉलिक्यूल को अगर एस्केप करना है तो आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड होना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी है और यहाँ का जो गैसेस है वो उस एस्केप को ओवरकम नहीं कर पाता है, तो वो भैया धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही फंसा हुआ है। लेकिन चंद्रमा पे आपको जो एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है और गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो एस्केप से ज़्यादा हो जाती है, तो वो एस्केप कर जाते हैं। तो यहाँ पे रीज़न में क्या बोला? द एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ, जो कि स्टेटमेंट भी सही है और असर्शन का सही रीजन भी है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, विच मीन्स फोर्थ इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब अगेन ये आपको थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए केप्लर्स लॉ से संबंधित। द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे स्पीड बोला है एंड डेफिनेटली अगर आपका सर्कुलर पाथ है तो आपका जो ऑर्बिटल स्पीड होता है वो फिक्स हो जाता है, वो आपको कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पर्टिकुलर रेडियस। तो यहाँ पे वही कह रहा है, इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट उसका स्पीड चक्कर काटते वक्त सेम रहेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये और ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। व्हेन अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द बॉडी इज नेग्लिजिबल। ये भी आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आपका मान लीजिए धरती है और ये आपका कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का मास स्मॉल एम, धरती का मास कैपिटल एम। अब होता क्या है? अब होता यह है जनाब कि ये दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, है ना। धरती भी इसको एफ से खींच रहा है और ये पार्टिकल भी धरती को एफ से खींच रहा है, लेकिन धरती का मास इतना ज़्यादा है कि अगर हम धरती के एक्सेलरेशन की बात करें, फोर्स अपॉन मास, ये मास इतना ज़्यादा है कि ये एक्सेलरेशन आपको नेग्लिजिबल है, जिस कारण से धरती के डिस्प्लेसमेंट की हम कभी जिक्र करते नहीं हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन अ बॉडी फॉल टुवर्ड्स द अर्थ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द बॉडी इज नेग्लिजिबल। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द लीनियर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भैया अगर सन ऐसे है, सन के अबाउट प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और एलिप्टिकल पाथ में आपको स्पीड कंटिन्यूअसली वेरी करता है। एलिप्टिकल पाथ में आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ना कि स्पीड हमेशा सेम हो। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, यानी कि ये ऑप्शन सही था। क्लियर है आपको? तो एक एक स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट को आप चेक कर सके ठीक से। अच्छा ध्यान से देखिए, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 100 न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट when taken at a height from the surface of the earth equal to 1/4 the radius of earth is how much। तो हमसे कहता है कि 100 न्यूटन धरती के सरफेस पे है। धरती के सरफेस का मतलब हो गया है मास इनटू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब एक ऐसे हाइट की बात की जा रही है, ये अगर मेरा धरती है तो जिस हाइट की बात की जा रही है दैट हाइट इज नथिंग बट r/4 और ऑलरेडी यहां से यहां तक आपका r है, यानी धरती के सेंटर से कितनी दूर हो गए हम लोग? 5r/4। तो इस पोजीशन पे आपको एक नया ही ग्रेविटी होगा। सर वो नया ग्रेविटी कितना होगा? सर होगा gm/ दिस वाले का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर 25r² और ऊपर 16 चला गया, यानी कि सर ये तो 16 g0/25 हो गया है। gm/r² क्या है? ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसे हमने यहाँ पे सिंबल में g0 लिया था। तो सर g जो है दैट इज 16 g0/25 है, यानी कि उस हाइट पे जो वेट होगा दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू 16 टाइम्स g0/25। और अपने को तो जनाब m इंटू g0 की वैल्यू 100 दे रखी है, इसको इसके साथ कट किया, सो दिस सिंपली बिकम्स योर 64 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2। एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
इसमें भी आपसे कुछ तो जिक्र कर रहा है वेट के बारे में ही. वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन. देन वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू अ डेप्थ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ विल बी हाउ मच. तो ये ग्रेविटी विद डेप्थ है. ग्रेविटी विद डेप्थ का इक्वेशन क्या होता है? G इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर. और ये आपको हमेशा वैलिड है, इसके लिए कोई अप्रॉक्सीमेशन वाली बात नहीं है. अप्रॉक्सीमेशन हाइट पे आता है. सर इसके पहले वाले फॉर्मूले में आपने अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि जनाब आपको हाइट r/4 थी, बहुत ज़्यादा हाइट है वो. जब बहुत ज़्यादा हाइट हो तो वैसे केस में अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगर हम दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया वेट at that depth is equal to weight on the surface 1 minus d by r. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे W पूछ रहा है. W0 हमें सवाल में 400 दिया है. हमें कहता है कि डेप्थ जो है वो r/2 है. तो अगर तुम ध्यान से देखो ये r/2 और नीचे r, तो आपका r से r मरेगा एंड दिस इज नथिंग बट 1 minus 1/2 एंड द रिक्वायर्ड आंसर टर्न्स आउट टू बी एज योर 200 न्यूटन, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है. ठीक है. तो 25 सेकेंड 30 सेकेंड्स जैसा सवाल था आपका ये. अब यहाँ पे क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरा होना चाहिए, है ना. इफ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. इफ ई बी द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी E/2. स्टेटमेंट 2, kinetic energy of a satellite revolving in a orbit is equal to half the magnitude of total energy. अच्छा देखिए, अगर कोई आपका चीज़ जो है सर्कुलर ऑर्बिट में है तो उसके पास 3 हम एनर्जी डिफाइन करते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, और उन दोनों का सम होता है टोटल. आपको अगर ध्यान में हो तो काइनेटिक एनर्जी आपको होता है Gmm डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर. आपका जो टोटल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू माइनस Gmm डिवाइडेड बाई 2r. और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज योर माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Gmm डिवाइडेड बाई r. तो ये सारी कहानी हमारे पास है फिलहाल. तो यहाँ से हमको देखता है कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. देख लीजिए एकदम सेट हो रहा है. तो सर अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें स्टेटमेंट 2 को, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी. ये तो गलत है. काइनेटिक जो है हाफ नहीं, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है. तो ये स्टेटमेंट जनाब फॉल्स है. इफ E be the total energy of satellite moving around the earth then its potential energy will be E/2. तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो E जो है दैट इज U/2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होगा, हाफ नहीं होगा. ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स से गलत हो गया. यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इस सवाल में हमसे एंगुलर मोमेंटम का जिक्र कर रहा है. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट इज L when it is revolving in a circular orbit at a height h from the earth's surface. ठीक है. If the distance of satellite from the earth center is increased by, very very critical line, increased by 8 times to its initial value. और क्या है, distance of satellite from the center. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बेकार का इंफॉर्मेशन, इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं पूरे सवाल में, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है. तो आपको बेसिकली क्या कह दिया कि भैया पहले वो मान लीजिए, पहले जो आपका सैटेलाइट है, पहले तो बात समझिए, है ना. पहले तो आप थोड़ी सी बात को समझिए कि यह आपका प्लैनेट है, अर्थ है, और ये आपका सैटेलाइट है, राइट. और अगर इस डिस्टेंस को हमने यहाँ पे r बोला, ये आपका सैटेलाइट है. सैटेलाइट आपको मान लीजिए कि सर सैटेलाइट आपको मान लो कि v वेलोसिटी से घूम रहा है, सैटेलाइट का मास m है. तो सर जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू mvr. mvr इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक बात है सर. एट द सेम टाइम योर v इज ऑर्बिटल स्पीड दैट इज नथिंग बट gm/r, जहाँ पे m इस प्लैनेट का मास है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ gm स्मॉल r. ठीक है.
अब देखिएगा इस पूरे प्रश्न में आपका जो सैटेलाइट है उसका मास नहीं चेंज होगा, धरती का मास नहीं चेंज होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर। अब आपसे क्या बोला, आपसे बोला कि भैया इट इज इंक्रीज्ड बाई 8 टाइम्स। इंक्रीज्ड टू नहीं लिखा है, इंक्रीज्ड बाई लिखा है। बाई का मतलब है कि अगर पहले रेडियस आर था तो अब रेडियस आर प्लस 8r है सेंटर से दूरी, यानी कि अब फाइनल डिस्टेंस 9r है। बस खत्म खेला। अगर भैया रेडियस 9r हो जाएगा तो 9 रूट के बाहर निकलेगा तो 3 टाइम्स हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अब 3 गुना हो जाएगा। दैट इज योर 3 टाइम्स l। यही पूरे सवाल में कैच था। बच्चे यहाँ पे 8 डालते हैं, फिर 2√2 निकालते हैं और आंसर को मैच करते हैं, तो उनका आंसर मैच होता नहीं है और उनको लगता है कि सवाल गलत तो नहीं कहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही अजीब है, आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, अगर अप्रॉक्सीमेशन मान के चले तो भैया वो तो आपका 1 - 2h/r इंटू ग्रेविटी होता है। तो इसमें कुछ भी बताने या कराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ऐसा आपको हूबहू सवाल पहले भी देखने मिला। अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, द वेट ऑफ बॉडी at a depth r/2 from the surface of the earth, if its weight on the surface of earth is 200 is equal to how much? तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था weight at a depth is equal to W0 1 - d/r। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, हमें ये चीज़ दे रखा है, हमें डेप्थ r/2 दिया है। तो जनाब ये आपको घूम फिर के फिर से 50% हो गया, आधा हो गया, यानी कि 100 न्यूटन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था बताने के लिए, अभी जस्ट हमने सिमिलर सवाल किया था। अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। 2 सैटेलाइट्स ऑफ मास m and 3m revolve around the earth in a circular orbits of radius r and 3r. The ratio of orbital speeds of the satellite respectively is how much? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि ऑर्बिटल स्पीड क्या है एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम रादर, राइट। इस सवाल में एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो कुछ नहीं पूछा है, सॉरी। द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, तो ये तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल हो गया है कि भैया हमसे ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पूछ रहा है। तो ऑर्बिटल स्पीड जो आपको होती है वो होती है √gm/r, जहाँ पे ये मास इस प्लैनेट का मास होता है। सैटेलाइट के मास से तो इस फॉर्मूले को कोई लेना देना है ही नहीं, तो आप ये मास बदलो, उससे क्या ही फर्क पड़ता। तो सर हमें यहाँ पे समझ में आया कि ऑर्बिटल स्पीड इज ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो अब आपसे क्या बोला, आपसे बोला रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ सैटेलाइट इज हाउ मच। तो चुपचाप से v1/v2 इज इक्वल टू √r2/r1। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरा r2 यहाँ पे 3r है, r1 यहाँ पे इतना है, सो दिस बिकम्स योर √3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एकदम सर, ठीक है। अच्छा, बात करते क्वेश्चन नंबर 11 की। रोटेशन ऑफ अर्थ shows effect on the value of acceleration due to gravity। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। ये तो जनाब आपके कॉन्सेप्ट का हिस्सा होता है कि अगर आपका प्लैनेट रोटेट कर रहा है तो रोटेशन के कारण भी ग्रेविटी में फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है, तो अगर मैं यहाँ से किसी एंगल थीटा पे बात करूँ जनाब, यहाँ पे जो आपको इफेक्टिव ग्रेविटी होती है दैट इज g0 - ω²r cos स्क्वायर थीटा, राइट। थीटा पे डिपेंड करता है। आप ऐसे जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए तो आपका इफेक्टिव ग्रेविटी का फॉर्मूला बदलेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल्स है। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे इक्वेटर की अगर बात करोगे तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा g0 - ω²r, बिकॉज कॉस थीटा में थीटा 0 डिग्री है, सो दैट बिकम्स 1। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोल्स की बात करें, ग्रेविटी एट पोल्स दैट इज इक्वल टू g0, भैया पोल्स की अगर तुम बात करोगे तो थीटा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे cos 90 डालोगे तो भैया ये टर्म 0, यानी कि ग्रेविटी एट पोल्स सिर्फ g0 है, राइट। तो यहाँ से हमको साफ दिख रहा है कि ये जो रोटेशन का इफेक्ट है ना वो इक्वेटर पे मैक्सिमम है ना। देखिए इक्वेटर पे ओमेगा का टर्म मैक्सिमम आपको इफेक्ट ला रहा है ग्रेविटी में, लेकिन भैया पोल्स पे तो रोटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर इज मिनिमम
एंड पोल पे मैक्सिमम, ये तो बिल्कुल उल्टा लिख दिया है। यानी सर ये वाला स्टेटमेंट जो है अपना फॉल्स है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज योर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट revolving above the earth's surface at a height equal to r will be how much? तो भैया जो आपका टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r टू द पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ gm। सो बेसिकली आप इसको लिख सकते थे gm होल टू द पावर हाफ। सो बेसिकली आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले को ना ऐसे भी लिख सकते थे, अंडर रूट और r क्यूब अपॉन gm। यहाँ पे r आपका होता है ऑर्बिटल रेडियस। सर हमको यहाँ पे सैटेलाइट का धरती के सरफेस से हाइट r दिया है, अगर ये धरती है ये आपका सैटेलाइट है तो हमें ये वाली चीज़ r दी है। तो भैया सैटेलाइट का धरती के सेंटर से जो दूरी होगा वो तो 2r है, तो यहाँ पे आप r की जगह ना 2r सब्सटीट्यूट करो, 2r सब्सटीट्यूट करो तो ये आपको हो जाएगा 8r क्यूब डिवाइडेड बाई gm। अब देखिए हमें करना पड़ेगा मैनिपुलेशन, क्योंकि हमको ग्रेविटी दे रखा है। यहाँ पे g क्या है, धरती के सरफेस का ग्रेविटी। व्हाट इज g? g इज योर gm बाई r स्क्वायर। तो सर एक काम कर सकते ना अपने, दिस इज योर 8r, इसमें से एक r स्क्वायर को है ना नीचे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो नीचे वाला टर्म gm बाई r स्क्वायर, यानी कि सर वो तो g बन गया। और सर ये जो g है वो तो हमें पाई स्क्वायर दे रखा है लेने के लिए, तो भैया ये पाई स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो इस पाई को कट नहीं कर देगा, और ये 2 को जब अंदर भेज दोगे तो ये 4 × 8 32 नहीं बन जाएगा, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बढ़िया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे अगेन हमें डेंसिटी के साथ कुछ तो खेल करना पड़ेगा। द रेडियाई ऑफ 2 planets A and B are r and 4r. Their densities are rho and rho by 3. The ratio of acceleration due to gravity on the surface is how much? चुपचाप से यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो अब आपको इस फॉर्मूले में r तो चाहिए लेकिन मास नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे डेंसिटी और रेडियस का दिया हुआ है रिलेशन। कोई बात नहीं है भैया, जो मास आपको होता है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स योर वॉल्यूम। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो इसको। तो भैया अगर तुम ध्यान से देखो g बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, तो यह आपका आर स्क्वायर इसको कट करेगा, और यहाँ से आपको दिखा कि भैया ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू आर। बस यही हमको चाहिए था। हमसे पूछा GA बाई GB, तो यह आप लिख सकते थे रो ARA डिवाइडेड बाई रो BRB। ना आपको A का डेंसिटी रो है तो यहाँ पे रो लिखा, और A का रेडियस हमको कैपिटल R है तो कैपिटल R लिखा। अब B का डेंसिटी रो बाई 3 है और B का रेडियस 4r है, तो यहां से हमको ये देखिए 3/4 निकल के आता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो केयरफुली करेंगे तो भैया आराम से होगा, कुछ भी ऐसा इसमें बात है ही नहीं हाई फाई। अब ये देखिए, ये अगेन एक ऐसा सवाल है जहां पे अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप इस सवाल को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इफ V इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन इट्स सरफेस, तो बताइए भैया सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। अब इसमें तो कुछ भी आपके बस की बात नहीं है अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए ज़रूरी है कि भैया सारे फॉर्मूलेस का शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, एंड में रिवीजन में काम आता है। अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो इस केस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी भी डिस्टेंस स्मॉल r पे, किसी भी डिस्टेंस स्मॉल r वेयर r इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पे आपका जो V का फॉर्मूला होएगा दैट इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको कहता है कि भैया, हमको कहता है इसको V प्राइम कह दो, हमको कहता है कि धरती के सरफेस पे पोटेंशियल V है, धरती के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस GM बाई R। और यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो, हमसे फिर सेंटर पे पूछा, सेंटर का मतलब है कि R को 0 पुट कर दो। अगर आपने R को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा -3/2 GM बाई R।
एंड माय डियर फ्रेंड माइनस GM/R ही आपको कैपिटल V था, तो माइनस और ये जो GM/R है उसके जगह लिखो कैपिटल V, यानी कि सर सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो 3/2V होगा, 3/2V। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, a spaceship of mass 2 × 10⁴ kg is launched into a circular orbit close to the earth surface। देखिए क्लोज टू दी अर्थ सरफेस कहने का क्या मतलब है कि आपका जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो बहुत नज़दीक है धरती के सरफेस से, विच मीन्स इस ऑर्बिट का जो सर्कुलर रेडियस आप लोगे वो धरती के रेडियस के अप्रॉक्सीमेटली बराबर ले लो, यही सवाल का मतलब है यहाँ पे। अच्छा, तो भैया आपका जो सैटेलाइट है वो ऑलरेडी इस ऑर्बिट में आपको घूम रहा है, तो इसके पास कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दैट इज नथिंग बट √of GM/R। द एडिशनल वेलोसिटी टू बी इम्पार्टेड राइट टू द स्पेसशिप इन द ऑर्बिट टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल विल बी हाउ मच। आपको इसे एडिशनल और कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये स्पेसशिप बेसिकली एस्केप कर जाए। सो भैया इस आर रेडियस के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता? एस्केप वेलोसिटी जो आपको चाहिए थी वो थी √2 GM/R। ऑफ कोर्स ये वाली स्पीड ज़्यादा है, ये वाली स्पीड कम है, तो आपको ये स्पीड को बढ़ा के यहाँ तक जाना है। सो एडिशनल आपने क्या दिया? आपने जो एडिशनल दिया है ना वो एस्केप माइनस ऑर्बिटल दिया है। समझ रहे हो? मान लो कि ऑर्बिटल स्पीड इतना है 50 और एस्केप 60 चाहिए था, तो आपको इसको 10 और देना पड़ेगा ना ताकि वो एस्केप मार जाए। तो दिस इज द डिफरेंस। सर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास है √2 GM/R और ये है अपने पास √ GM/R। तो सर अगर हम ध्यान से देखें ना तो यहाँ से आप √ GM/R को कॉमन खींच लो, दिस इज योर √2 - 1। तो सर हमें फॉर्मेट बनता दिख रहा है √2 - 1 का। अब अगर हम यहाँ पे और केयरफुली देखें, ऊपर भी एक R मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर ही ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर ही ऊपर एक R दो और नीचे भी एक R दो। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये GM/R² बन गया है ग्रेविटी। तो अब आपके पास हो गया है ये वाला टर्म। अब यहां पे जनाब √GR को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अंडर रूट जी का आपका वैल्यू सवाल में 10 दे रखा है और रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर 10⁻³ मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, या राइट। सो दिस इज योर √GR और ब्रैकेट में आपको √2 - 1 तो है ही। अब यहां से अगर तुम देखोगे तो ये आपको बाहर निकल के आएगा 8 और इसका आ जाएगा 1000। सो दिस इज 8000 √2 - 1 मीटर्स पर सेकेंड। हमें चाहिए किलोमीटर पर सेकेंड में, सो दिस बिकम्स योर किलोमीटर्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप फिर कंफ्यूज कर जाते क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज है, 7.9 7.4, इसीलिए आपको ये सब डेटा दिया है ताकि आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की। Two satellites A and B move around the Earth in the same orbit. The mass of A is twice the mass of B. The quantity which is same for the two satellites will be how much? Mass of A. तो सैटेलाइट का मास डिफरेंट है जनाब। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लोगे तो वहां पे भी सैटेलाइट का मास m आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में भी सैटेलाइट के मास का उपयोग है, टोटल एनर्जी में भी सैटेलाइट के मास का उपयोग है। सिर्फ एक स्पीड ही ऐसा फॉर्मूला है जहां पे सैटेलाइट के मास का उपयोग नहीं है। तो विच ऑफ द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर द टू सैटेलाइट विल बी स्पीड। बाकी सब डिफरेंट होगा क्योंकि सैटेलाइट की मासेस सवाल में डिफरेंट दे रखा है। ठीक है, अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 17। The ratio of escape velocity of a planet to that of to the escape velocity of Earth will be how much? हमसे escape velocity of a planet और escape velocity on Earth इसका रेशियो पूछा है। तो पहले ये लिख लो ताकि आप गलती से Earth upon planet ना निकाल दो। Mass of the planet is 16 times
mass of the earth and radius of the planet is 4 times the radius of earth. So this is a direct formula based question. Escape velocity is your under root 2 gm by r. तो यहाँ पे mass और r पे डिपेंड कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, राइट, अपॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. तो बस हमें इसी पार्ट को सॉल्व करना है. सो दिस बिकम्स मास ऑफ प्लैनेट, दिस इज योर मास ऑफ अर्थ टाइम्स दिस बिकम्स योर रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस बिकम्स योर रेडियस ऑफ प्लैनेट. तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लैनेट का मास 16 टाइम्स है, सो mp बाई me सिंपली 16 हो जाएगा, राइट, एंड रेडियस जो है 4 टाइम्स है. सो बेसिकली rp जो है ना वो 4re है, तो ये इवेंचुअली आपको 1/4 होगा. तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 का रूट 2, तो 2:1 आपको सही जवाब होना चाहिए. दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है सर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं. शानदार मज़ेदार क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला अ प्लैनेट हैविंग मास 9 me एंड रेडियस 4 re वेयर me एंड re आर द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ has escape velocity in kilometers per second given by how much? जहाँ पे escape velocity on earth is this much. So again straightforward question है. Escape velocity on planet is equal to अंडर रूट ऑफ 2 gm by r. अब हमें इस सवाल में कहता है कि भैया जो मास है वो 9 टाइम्स me है और जो आपका रेडियस है वो 4 टाइम्स re है. तो यहाँ से देखिए 9/4 बाहर निकल के तो 3/2 बनेगा और आपको रूट में बच रहा है 2 gme by re. और ये क्या है? दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस. तो जनाब ये वाली टर्म तो आपको ve है और सर हमें ये ve का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड. आपको आंसर रिपोर्ट करना है किलोमीटर्स पर सेकेंड में, तो ये 10⁻³ को तो यहाँ से हटा ही दीजिए जीवन में. ये आपको हो गया 33.6 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर्स पर सेकेंड. इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 16.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको सही जवाब बनता है. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है. फॉर अ प्लैनेट if the ratio of mass of the planet to its radius increases, the escape velocity from the planet also increases. चेक कर लेते हैं. सर escape velocity अंडर रूट 2 gm by r है, तो बिल्कुल सत्य है. अगर मास बाई r का जो रेशियो है वो बढ़ा तो escape velocity भी बढ़ेगा. तो सर ये स्टेटमेंट ट्रू है. escape velocity is independent of the radius of planet. ये तो गलत बात हो गया भाई, आर पे तो डिपेंड कर रहा है. तो सर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. तो ट्रू एंड फॉल्स कहाँ पे है ये वाला चीज़? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, है ना. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज योर इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की. 20th में आपसे पूछ रहा है कि भैया 2 प्लैनेट्स है, 2 प्लैनेट्स A एंड B ऑफ रेडियाई r एंड 1.5 r हैव डेंसिटीज दिस मच. द रेशियो ऑफ ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ B to A. खेल देखा? अब यही बच्चे है ना गलती से A/B निकाल देते, तो B/A बोला है. और हमने कुछ देर पहले ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला है डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में. ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको ये वाला पता होता है कि यहाँ पे आप मास को रिप्लेस करोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से. तो यहाँ से आपको निकलेगा कि भैया ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू रेडियस ओनली, क्योंकि ये क्यूब को कट कर देगा. अब इसी बात को अप्लाई करेंगे डेंसिटी इंटू रेडियस, यानी कि डेंसिटी ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए. आपको डेंसिटी ऑफ बी ये है और रेडियस ऑफ बी ये रहा. दिस इज योर रो बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई रो इंटू आर. सो दिस इज अगेन 3/4, ऑप्शन नंबर 3. क्लियर सर एकदम? अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें आपसे पूछ रहा है क्या? 2 identical particles each of mass m go around a circle of radii a, right, under the action of mutual gravitational attraction. The angular speed of each particle is how much? तो
बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है, पहले भी आपको ये सब वैरायटी पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही यहाँ पे है ना, इसका मास m, इसका मास m, और ये जो सर्कल है, ये जो आपको सर्कल है इसका रेडियस हमको a दे रखा है, ठीक। यानी कि सर यहाँ से यहाँ की जो आपकी दूरी है ये हमको सर a दे रखी है। अब ये आपको बेसिकली घूम रहा है, दोनों आपको घूम रहा है, बढ़िया। तो जनरली हम लोग v लेते हैं, इस सवाल में हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों जो पार्टिकल्स है ओमेगा से घूम रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स आपको ओमेगा से घूम रहे हैं। तो देखिए मतलब की बात तो यही निकलती है कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो इस पे जो फोर्स लग रहा है F, दैट इज नथिंग बट gm² डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डायमीटर के बराबर है, यानी कि 2a। तो यहाँ पे आप 2a का होल स्क्वायर लिखोगे, एंड दिस इज द फोर्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। हमने m ओमेगा स्क्वायर a लिखा है क्योंकि हमें ओमेगा ही सवाल में निकालना है, हमने mv²/r का इस्तेमाल नहीं किया, हमने m ओमेगा स्क्वायर a का इस्तेमाल किया। अगर आप यहाँ पे देखो m से m आपका मर जाने वाला है, सो दिस बिकम्स योर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई 4a³ एंड दिस बिकम्स योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर। अच्छा ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का ना, ग्रेविटेशन में आपको काफी भारी मात्रा में सवाल पूछे गए, 22 क्वेश्चन। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो बहुत एक सवाल आपको पूछा गया एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए का। सो आपको बेसिकली h हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है ना, बॉडी का मास m मान लो जो भी है, आपने ड्रॉप किया, इसका स्पीड 0 है, और ये जो हाइट है वो हमको कहता है सर हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। बढ़िया है, यानी कि सर इसका जो सेंटर से दूरी है वो आपको 2r हो जाता है। सो ये आपका इनिशियल सिचुएशन है, और हमसे कहता है कि बताइए द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जस्ट धरती को टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी अगर हमने यहाँ पे सर v मान ली है, तो आप यहाँ पे लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन, यानी कि सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल प्लस योर काइनेटिक फाइनल। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे बच्चा, तो सर व्हाट इज दी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यहाँ पे, तो भैया ये 2r डिस्टेंस पे है, तो माइनस gmm डिवाइडेड बाई 2r प्लस शुरुआत में ये रेस्ट पे था तो ये 0 हो जाता है, इज इक्वल टू बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू माइनस gmm/r प्लस योर हाफ mv का स्क्वायर। यहां तक तो सर एकदम क्लियर है। सर m से m मेरा मर जाने वाला है, सो दिस बिकम्स योर v²/2 इक्वल्स टू gm/2r। सर 2 से 2 भी मर गया, तो सर यहां से v निकल के आ रहा है अंडर रूट ऑफ gm/r। अपने मन से अगर एक r ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको दिखेगा कि ये जो gm/r² है दैट इज ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि सर अंडर रूट gr अगर ऑप्शन में है तो मजा ही आ जाए, जो कि था भी। क्लियर है। चलिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, सारे पीवाईक्यूज को ढंग से यहाँ से सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, पीएचडी सीरीज को फॉलो कीजिए, प्लस वो मार्क्स सीरीज को फॉलो कीजिए, एंड अपने जेई को सिक्योर कीजिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।